नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से, भिलाई से बड़ी खबर, जहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेजिनेट केमिकल फैक्ट्री में बीती रात आग लगी थी। डीएसपी और निगम की दमकल ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि लाखों का नेफ्थलीन जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह की फिलहाल जानकारी नहीं है। जामुल थाना इलाके में ये फैक्ट्री है जहां ये भीषण आग लगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है जहां ये भीषण आग लगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी और उस पर काबू पा लिया गया। मनेंद्र पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनेंद्र, फिलहाल आग को लेकर क्या जानकारी? जी, भिलाई के हाउसिंग बोर्ड एरिया में जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर जो नेफ्थलीन केमिकल फैक्ट्री, नेफ्थलीन की फैक्ट्री है जो रेजेंट केमिकल के नाम से है, वहां पर कल रात अचानक भीषण आग लग गई थी। पूरी तरह से नेफ्थलीन जो है जलकर खाक हो गया था, क्योंकि पानी और फोम का इस पर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं था। इसलिए जब तक नेफ्थलीन खत्म नहीं हो गया तब तक आग जलती रही और दमकल कर्मियों ने भी आग को रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में जो रहवासी इलाका है वहां पर आग को रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे और अंततः आग पर निगम और भिलाई इस्पात संयंत्र के जो दमकल कर्मी हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। और अब जो है इसके कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आग क्यों लगा था, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल पंप भी है, रहवासी इलाका भी है और केमिकल फैक्ट्रियां बहुत सी है। तो ये इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए अब जांच की जा रही है कि आग किस तरह के कारणों से लगी थी। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनेंद्र। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना का आज आगाज होगा और सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 12 बजे औपचारिक शुरुआत करेंगे। दुर्ग में बनने वाले जैव विविधता पार्क का भी आज वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण में दुर्ग जिला अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वन विभाग जिले में नए मानव निर्मित जंगल बना रहा है। पाटन ब्लॉक के कुंडा गांव में भी वन विभाग करीब 82 लाख की लागत से 22 एकड़ जमीन पर जैव विविधता पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को प्रकृति के करीब लाया जा सके। इस पार्क में मियावा की पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्क में अभी वृक्षारोपण किया जा रहा है। करीब 6 महीने बाद यहाँ लोग आ सकेंगे। बात करेंगे एक और अहम खबर की। रायपुर में आज से फिर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। रायपुर के 31 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आज टीका लगेगा। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी। सीजीटी का पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको बता दें कि कल ही कोविशील्ड वैक्सीन की 1,41,000 डोज रायपुर पहुंची है। तो जिसका सभी को इंतजार था, रायपुर में आज से फिर 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। रायपुर के 31 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर यह टीका लगेगा। 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सीजी टीका पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही वैक्सीन लग पाएगी। कल कोविशील्ड की 1,41,000 वैक्सीन पहुंची है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में संडे लॉकडाउन है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल, डेयरी को छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी वीकेंड कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है। शनिवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू मध्य प्रदेश में भी लगाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में संडे लॉकडाउन रहेगा। टोटल लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेगी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधा, मेडिकल, डेयरी को छूट दी गई है। इधर मध्य प्रदेश में भी आज वीकेंड कोरोना कर्फ्यू रहेगा। शनिवार शाम से यानी कल शाम से कल सुबह तक, सोमवार सुबह तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। तो वीकेंड लॉकडाउन मध्य प्रदेश में, तो आज रविवार को छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन रहेगा।
चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज टोटल लॉकडाउन है। इसके अलावा और क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, इस बारे में और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया रायपुर से और नीलम इस वक्त भोपाल से जुड़ी हैं। प्रिया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज टोटल लॉकडाउन है, तो क्या कुछ लोगों को इस जरूरी सेवाएं मिल पाएंगी, और साथ ही आज मुख्यमंत्री का भी विशेष कार्यक्रम है। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार कम हो रही थी, इसको देखते हुए अनलॉक की प्रक्रिया ज़रूर शुरू कर दी गई थी राहुल, लेकिन ये रियायतें कुछ बंदिशों के साथ दी गई थी, जिसमें से संडे लॉकडाउन जो है वो रखा गया था। आज दूसरा संडे है और आज के दिन भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल इमरजेंसी जो सेवाएँ हैं उनको छूट दी जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएँ, मेडिकल इमरजेंसी के साथ साथ डेयरी की जो सुविधाएं हैं जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में आती हैं, उसको ही छूट दी गई है। इसके अलावा बाज़ारें जो हैं वो बंद रहेंगे और जो लॉकडाउन के नियम होते हैं वो सभी को पालन करने को कहा गया है। ये नियम सख्ती से पालन हो, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर नाकेबंदी की जाती है, चौक चौराहों पर चेकिंग की जाती है और जो लोग घरों से बेवजह बाहर निकलते हैं उन पर कार्रवाई की बात भी लगातार जिला प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा सबसे अच्छी और राहत की बात यही है कि अब आज से एक बार फिर से 18+ के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये राहत की बात इसलिए भी क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे थे कि वैक्सीनेशन जो है वो प्रभावित हो गया था, और ये पहली बार नहीं है कि जब 18+ के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन प्रभावित हो। हम लगातार देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो वर्ग होता है वो 18+ का जो वर्ग है उन्हीं पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब 1,41,000 जो नए डोजेज़ आए हैं उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि आज से फिर से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी पकड़ेगी। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक गई थी, तो सभी जगहों से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि इस वक्त ज़रूरी यही है कि जिन लोगों का नंबर आ रहा है, जिन लोगों की बारी आ रही है, वो वैक्सीनेशन करवाएं, और इस वक्त कोरोना से बचाव का एक इकलौता तरीका यही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जैव विविधता पार्क की जो है वो भूमि पूजन करने वाले हैं। फूडा का जो जैव विविधता पार्क है उसका भूमि पूजन करेंगे। उनके साथ जनप्रतिनिधि के साथ साथ वन मंडल के जो समिति के सदस्य हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही कुछ किसान जो हैं वो भी शामिल होंगे। ये वर्चुअली ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो किसान शामिल होंगे उनसे भी अलग से चर्चा भी की जाएगी। साथ ही वन जो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत आज से की जा रही है, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है, इसके तहत जो जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में अगर वो जिन्होंने धान की फसल की है और आने वाले समय में यदि वो वृक्षारोपण करते हैं तो सरकार उन्हें लगातार 3 साल तक 10,000 का प्रोत्साहन राशि देगी। यही स्थिति ग्राम पंचायतों में भी रहेगी। यदि वहाँ पर भी वृक्षारोपण 1 साल तक सफल किया गया तो वहाँ भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा 12वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनकी आज उत्तर पुस्तिका जमा की जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि पहले दिन ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सेंटर तक पहुँचे और उन्होंने अपना आंसर शीट और प्रश्न पत्र ले लिया है। तो आज ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं सेंटर पहुँचेंगे और वहाँ पर आज ही के दिन जो है उत्तर पुस्तिका जमा की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं राहुल जिन पर आज दिन भर IBC 24 बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, वीकेंड कर्फ्यू के बीच आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियां होंगी? जी बिल्कुल, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है मध्य प्रदेश में। ये पहला ही हफ्ता है जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ट्रायल बेसिस पर जो है पूरी ये रणनीति अपनाई गई है, ये देखने के लिए कि कोरोना संक्रमण इस रणनीति के तहत कितना कम होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर जो है अब वो लगातार कम होते हुए 1% के आसपास पहुँच गई है और पिछले 24 घंटों के दौरान भी 718 करीब मामले सामने आए थे और जो एक्टिविटी रेट है और जो एक्टिव केसों की संख्या है वो भी लगातार कम होते जा रही है। इसलिए अनलॉक को ये एक पूरा ट्रायल बेसिस पे अपना करके इसकी समीक्षा बाद में की जाएगी कि ये कितना कारगर होता है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। उनकी हड़ताल का 7वां दिन है। हाईकोर्ट ने जिन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था वो भी अब खत्म हो चुका है। करीब 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि वो काम पर वापस आए, पर जूडा अभी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। जहीं को चिकित्सा शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम जूडा से संवाद करने के लिए
संवाद करने के लिए आगे आएंगे। तो वहीं जूडा का कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी तक हमसे बात करने के लिए कोई भी मंत्री नहीं सामने आया है। हम भी नहीं चाहते हैं कि मरीजों को परेशानी हो। हमारी जो मांगे हैं आप वो मान लीजिए, हम तुरंत हड़ताल खत्म कर देंगे। लगातार 7वें दिन भी यह हड़ताल बनी हुई है, जिसकी वजह से कई मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती मरीज है उन्हें काफ़ी परेशानियाँ भी उठानी पड़ रही है। तो लगातार जो पेच फंसे हुए हैं कुछ मांगों को लेकर के, उस पर अब भी कोई बात नहीं बन पा रही है। ना तो सरकार की ओर से कोई खासी पहल की जा रही है, ना ही जूडा पीछे हटने को तैयार है। तो ये जो पूरा एक बड़ा मामला है, इसमें अब जो है दूसरे मेडिकल एसोसिएशन का भी समर्थन जूडा को मिलते जा रहा है धीरे धीरे। कई अन्य प्रदेशों के भी मेडिकल रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने भी उनका समर्थन किया है। इसके साथ ही साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल एसोसिएशन IMA ने भी समर्थन करते हुए जो है अपना लेटर जारी किया है कि वो जूडा की मांगों के समर्थन में और जल्द से जल्द ये पूरा मामला जो है उसे निपटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल ही रहा है। अभी मरीज मेडिकल कॉलेजों में भर्ती हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि अब क्या कुछ रास्ता जूडा अपनाएगा या सरकार कोई पहल करती है। जी चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें होंगी जिस पर लगातार हमारी नजर बनेगी और अपडेट हम देते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सीनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सरकार की सख्ती के बाद जूडा ने आंदोलन और तेज कर दिया है। ग्वालियर में जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार को सम्मान के फूल लौटाए। जूडा का कहना है कि सरकार ने कोरोना काल में उन पर जो फूल बरसाए थे वो उन फूलों को सरकार को वापस करने। जूनियर डॉक्टर्स ने थाली और ताली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं भोपाल और इंदौर में भी जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि भोपाल में कई जूनियर डॉक्टर्स को हॉस्टल खाली करने का नोटिस थमाया गया है। साथ ही कई जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे भी स्वीकार किए गए। वहीं ग्वालियर में GRMC के डीन ने जूडा के समर्थन में हड़ताल कर रहे 46 रेजिडेंट डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया। इधर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जूनियर डॉक्टर्स को गुमराह कर रहे हैं और इन जूनियर डॉक्टर्स का कहना यह है कि ये हड़ताल पूरी तरह से जूनियर डॉक्टर्स की है, इसे राजनीतिक रंग न दिया जाए। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी कहा है कि जूनियर डॉक्टर सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, इस मामले में समाधान निकालने की जरूरत है। इधर कांग्रेस खुलकर जूडा के समर्थन में उतर आई है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने जूनियर डॉक्टरों से बॉन्ड की 10 से 30 लाख रुपए तक की राशि वसूलने के आदेश को तुगलकी फरमान बताया। उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों को सम्मान देना चाहिए सरकार उनका अपमान कर रही है। इधर CM शिवराज ने कहा कि संबंधित विभाग इस मामले में हल निकाल रहा है। कोरोना काल में हम सब ने कार्य किया था, तो हमारे ऊपर से ऐसे फूल बरसाए गए थे, वो पुष्प हम वापस कर रहे हैं सरकार को। हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमारी सिर्फ आप मांगे पूरी कर लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जूडा है जो हड़ताल कर रहा है। जो यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन के छात्र हैं सिर्फ वही हैं, सिर्फ वही लोग अपनी हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से गुजारिश है कि कृपया इस हड़ताल को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश ना करें। ये किसी भी तरह की राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमारे यहाँ सीनियर रेजिडेंट हड़ताल पे चले गए, उनकी कोई मांग नहीं है। उनका कहना है कि हम जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, तो मजबूरन आज सरकार के निर्देश पे उनके टर्मिनेशन ऑर्डर। हमारे जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से गुमराह हो गए हैं। अब बिना बात के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं जिनको मुद्दा ही नहीं मालूम, तो इसका मतलब उनका ट्वीट पीड़ित मानवता के खिलाफ है। आज डॉक्टर्स की कमी है पूरे मध्य प्रदेश। तीसरी लहर दस्तक दे रही है बच्चों के मामले में, तो इन सब स्थितियों में डॉक्टर्स को इस तरह से अपमानित करना, उनसे दादागिरी करना, उनके घरों पे उनके माता पिता को परेशान करना, उनके घरों पे छापा मारना, मैं समझता हूँ कि ये हिटलरशाही है। वो लगातार काम कर रहे हैं। नए नए नौजवान हमारे साथी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो किस स्किल के साथ काम कर रहे हैं और रिस्क लेकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना मैं नहीं मानता कि कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है। सारी समस्याएं आती हैं, उनकी भी कोई बातें हैं, उन बातों पर व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है चर्चा करने की ज़रूरत है। तो मैं भी सरकार भी कर रही है और हम भी जहाँ आवश्यक होगा हम भी करेंगे। सर 6 दिन हो गए हैं आज हड़ताल को जूनियर डॉक्टर के, और आज आपसे मिलने की मांग भी करी है। समस्या का हल कब निकलेगा? संबंधित विभाग चर्चा कर रहा है। सर आपसे मिलने का समय मांगा है वो
मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स पर कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर नाराज हैं। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार जूनियर डॉक्टर्स की मांग मानते हुए उनका निलंबन वापस नहीं लेती है तो छत्तीसगढ़ में भी इलाज बंद हो सकता है। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स ने मध्य प्रदेश सरकार को जूडा का निलंबन वापस लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स यूनियन ने कहा है कि कोरोना काल में उनसे काम करवाया जाता है, लेकिन जब संक्रमण कम हो जाता है तो सरकारें सारा क्रेडिट खुद ले लेती हैं और उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि पूरे देश में के डॉक्टर्स मामले में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के लिए चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सारे एमपी के जो जूनियर डॉक्टर्स के सपोर्ट में हैं और साथ साथ जो सारे देश के अभी सारे जूनियर डॉक्टर्स एक होंगे और सभी को संपर्क में हैं। और ये जो गवर्नमेंट का रुख है उनके प्रति, डॉक्टर्स के प्रति, ये काफ़ी चिंताजनक है और हम सभी आक्रोश है सभी डॉक्टर्स के बीच में। हम डॉक्टरों को तरह तरह के नाम से बुलाया जाता है और कम हुआ तो हमारे ऊपर एस्मा लगा के तरह तरह से धमकी दिए जाते हैं और हमारे कामों को भूल जाता है। जी हाँ, उनके समर्थन में यदि हड़ताल करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे। हम चाहेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार तुरंत अपने हठधर्मिता से पीछे हटे और दमन की कार्रवाई को तुरंत वापस लेना चाहिए। कोरोना समीक्षा बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति, दवाइयों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के पदों में वृद्धि और प्रशिक्षण की दिशा में कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की संख्या 1050 तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एयर सेपरेशन यूनिट की क्षमता 60 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 129 मीट्रिक टन की जा रही है। सरकार के निर्देश पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। आईसीयू और एचडीयू बेड की संख्या में 32% की वृद्धि होगी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्लैक फंगस के 27 मरीजों को लगाए गए एंटी फंगस इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी रिएक्शन कर गया। मरीजों की हालत बिगड़ते ही तत्काल दूसरे मरीजों को इंजेक्शन लगाने से रोका गया और प्रभावितों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर हालात काबू में किए गए। ये एंटी फंगस इंजेक्शन शासन की ओर से भेजे गए थे। बीएमसी प्रशासन ने इन इंजेक्शनों के रिएक्शन की सूचना जिला प्रशासन सहित उच्च अधिकारियों को दी। सागर में बढ़ता हुआ फंगस इन्फेक्शन और एंटी फंगस इंजेक्शन के रिएक्शन ने बीएमसी प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी। इस तरह घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन के विकल्प में जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वह मरीजों को दी जा रही हैं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सभी मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। साथ ही शासन एवं प्रशासन को भी इसकी सूचना दी जा रही है। तो आपको बता दें कि बीएमसी प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है क्योंकि एंटी फंगस इंजेक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है। उमेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। एम्फोटेरिसिन बी रिएक्शन का मामला सामने आया है। उमेश, फिलहाल क्या करने जा रहे हैं डॉक्टर, अस्पताल प्रबंधन किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जाएगा? अभी फिलहाल तो जो इंजेक्शन एंटी फंगस वाला जो इंजेक्शन शासन द्वारा जो आता है उसको भी और मरीजों को हम दिया जा रहा था, वो उनको देना बंद कर दिया है और उसके वैकल्पिक कोई और इंजेक्शन या मेडिसिन का इंतजाम में बीएमसी वाले लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कल की घटना है जब ये इंजेक्शन जो है जिसकी साइटेज हमेशा बनी रही है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। इस समय पे 42 जो है ब्लैक फंगस के मरीज बीएमसी में भर्ती हैं। उनको जो शासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं इंजेक्शन की अपर्याप्त थी, लेकिन फिर भी जो इंजेक्शन लगाए गए हैं तो कल जो 27 लोगों को रिएक्शन हो गया था उस इंजेक्शन लगाने से अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तत्काल जो है उसको रिकवर करने के लिए वो सारी 27 मरीजों को जो है इंजेक्शन दिए गए, तब कहीं जाकर उसका असर खत्म हो पाया। लेकिन बीएमसी ने भी प्रतिबंधित कर दिया है कि शासन से जो ब्लैक फंगस के इंजेक्शन आ रहे हैं उनको अभी किसी भी मरीज को न लगाया जाए और इसकी सूचना जो बीएमसी प्रबंधन ने जिला प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को दे दी है और वैकल्पिक कोई व्यवस्था खोजने में अभी बीएमसी प्रशासन लगा हुआ है कि इस इंजेक्शन की जगह अब ऐसा कौन सा मेडिसिन या इंजेक्शन दिया जाए जो ब्लैक फंगस पर काम करे और मरीजों को राहत मिले। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका। काम करे और मरीजों को राहत मिले। जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका।
बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया है। कई जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वहीं कई आईएएस के विभागों में फेरबदल करते हुए उनका तबादला किया गया है। रायपुर कलेक्टर रहे एस भारतीदासन मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाए गए हैं। साथ ही उन्हें आयुक्त, सह संचालक जनसंपर्क की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा उन्हें कृषि विभाग के विशेष सचिव और नरवा, गरवा, गुरुआ, बारी के साथ गोधन न्याय योजना का नोडल अधिकारी भी बनाया गया है। वहीं नगर निगम रायपुर के कमिश्नर सौरभ कुमार को रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही रानू साहू को कोरबा, जितेंद्र कुमार शुक्ला को जांजगीर, तारण प्रकाश सिन्हा को राजनांदगांव, पीएस अलमा को धमतरी, भूस्कर विलास संदीपान को बेमेतरा, तो श्यामलाल धावड़े को कोरिया, अजीत वसंत को मुंगेली और इंद्रजीत एस चंद्रवाल को बलरामपुर का कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही सरकार ने टोपेश्वर वर्मा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का सचिव और किरण कौशल को संचालक बनाया है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं आशीष कुमार भट्ट को वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो अमृत कुमार खलको को श्रम विभाग का सचिव बनाने के साथ ही राज्यपाल के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। यशवंत सिंह को कृषि विभाग का संचालक, जयप्रकाश मौर्य को भौमिकी और खनिकर्म के संचालक के रूप में, शिव अनंत तायल को कृषि विभाग के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल तहसील के ग्राम हाहालद्दी में गोयल ग्रुप की ओर से संचालित श्री बजरंग आयरन ओर माइंस में विश्व पर्यावरण दिवस को अलग अंदाज में मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में अवकाश है, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी छात्र छात्राओं के बीच चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसके लिए माइंस प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के बच्चों को इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कर्मचारियों ने अपने बच्चों के बनाए चित्रों और स्लोगन को संस्था के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, जहां पर संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों का चयन किया। इसके साथ ही माइंस प्रबंधन की ओर से खदान के अंदर पौधारोपण का कार्य भी संपन्न किया गया। वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया। क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 का समय चल रहा है, जिसमें हमने स्कूलों में चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाए, इसलिए माइंस में ही कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए घर से ही पेंटिंग, निबंध लेखन, कविता लेखन आदि का कार्य किया तथा इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए अपना योगदान दिया। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।